ठीक। तो ये वो फेज था जब आपके ब्रिटिशर्स आपके कौन थे, ट्रेडर थे। कौन थे ये, आपके व्यापारी थे। बड़ी सरल भाषा में समझना। ठीक। आप अगर कोई सामान अपने शहर में बेच रहे हो तो उस शहर के अंदर आपके क्या होगा, उस सामान के खरीदने वाले लोग सीमित होंगे। लेकिन जब आप उसी सामान को 10 शहरों में बेच रहे हो तो सामान के खरीदने वाले ज्यादा लोग होंगे। और जब उसी सामान को आप पूरे विश्व में बेच रहे हो तो उस सामान के खरीदने वाले लोग ज्यादा होंगे। तो यहाँ वाणिज्यवाद की अवधारणा ये कहती है कि किसी भी व्यक्ति की ताकत, किसी भी व्यक्ति की ताकत, ठीक, उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती है। व्यक्ति की जगह देश भी हो सकता है। किसी भी व्यक्ति की फाइनेंशियल सिचुएशन को अगर बेहतर बनाना है तो उसका तरीका क्या है, वो जो व्यापार कर रहा है उसका दायरा बढ़ा दो। यानी कि वो व्यक्ति जो सामान बेच रहा है उसे एक शहर से बेचना शुरू कर दो। तो इससे क्या होगा, जब पूरे विश्व में आपके किसी कंपनी का सामान आपके बिकेगा तो उसका कस्टमर वर्ग बहुत बड़ा होगा, उसे हर जगह से आपके पैसा आएगा, लाइक अमेजन। ठीक, ये होगा ना। तो ये क्या है, अमेजन एक तरीके से ट्रेडर ही तो है अमेजन। ठीक है, अमेजन कर क्या रही है, फॉरेन ट्रेड कर रही है बड़ी मात्रा में, हर देश में उसका व्यापार चल रहा है। तो इससे भारी मात्रा में उसे क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। ठीक, और अगर किसी देश के पास अगर पैसा आएगा, ठीक, तो उस पैसे से वो क्या करेगी, अपनी आर्मी या मिलिट्री पावर को डेवलप करेगी। तो इस आधार पे आपके ये कमर्शियलिज्म यानी कि वाणिज्यवाद शुरू हुआ। ठीक, तो वाणिज्यवाद की मान्यता क्या थी कि किसी भी नेशन की जो फाइनेंस आसान तरीका है क्या, फॉरेन ट्रेड। क्योंकि फॉरेन ट्रेड होगा तो कस्टमर बढ़ जाएगा, बहुत सारा लोग सामान खरीदने लगेगा। ठीक है, तो फॉरेन ट्रेड से जब आपके कस्टमर बढ़ जाएगा तो इससे आपके होगा क्या, सामान ज्यादा बिकेगा तो ज्यादा लाभ होगा, ज्यादा लाभ होगा तो ज्यादा पैसा आएगा, पैसा ज्यादा आएगा तो उस पैसे का बड़ा हिस्सा आर्मी पावर बनाने में यूज होगा, और आर्मी पावर होगी तो साम्राज्य का विस्तार करना आसान होगा। इसी के साथ साम्राज्यवाद की अवधारणा, वस्तुएं ड्राई फ्रूट्स, और इन वस्तुओं की डिमांड भारत में कम थी। अगर हमारी वस्तुओं की डिमांड इंग्लैंड में ज्यादा होंगी तो वहां आपके ज्यादा बिकेंगी वो, राइट। और अगर इंग्लैंड की वस्तुओं की डिमांड भारत में कम होगी तो भारत में वो कम बिकेंगी। तो इसका मतलब ये था कि उस समय भारत 100 रुपए का गोल्ड तो एक्सपोर्ट करता था और 20 रुपए का इंपोर्ट करता था। तो पैसा किस तरफ ज्यादा आ गया, इंडिया की तरफ आ गया ना। ठीक, उस समय करेंसी तो थी नहीं यूरो और रुपए, उस समय क्या चलता था, गोल्ड चलता था। तो सिस्टम ये हुआ कि वहां से भारी मात्रा में गोल्ड भारत की तरफ शिफ्ट होने लगा। ठीक, ये जो ट्रेड है इसमें आपके फॉरेन ट्रेड में कौन फायदे में था, भारत फायदे में था। लेकिन ब्रिटिश सरकार क्या चाहती थी कि ये फॉरेन ट्रेड उसके फेवर में चला जाए। यानी कि आपके जो गोल्ड इंग्लैंड से इंडिया की तरफ आ रहा है उसका नेचर उलट जाए, वो इंडिया से इंग्लैंड की तरफ आना शुरू हो जाए। तो इसके लिए आपके उसने किया क्या, इसके लिए आपके इसका उद्देश्य क्या था, ब्रिटेन का इंडिया के साथ होने वाले फॉरेन ट्रेड को अपने फेवर में लाना, ये उद्देश्य था। इसके लिए क्या करना होगा, ब्रिटेन से इंडिया जो सामान एक्सपोर्ट हो रहा है वो ज्यादा कीमत पर हो, वो ज्यादा कीमत पर हो। ठीक है, और इंडिया से ब्रिटेन जो सामान इंपोर्ट हो वो क्या हो, कम कीमत पर हो। ठीक, मतलब करेंगे क्या, अब आप ये समझो क्या करेंगे। सबसे पहले इंग्लैंड वाले क्या देखेंगे कि इंडिया के साथ व्यापार कर कौन कौन रहा है, इंडिया के साथ व्यापार कर कौन कौन रहा है। तो इस सिचुएशन में ये देखते क्या है कि यूरोप के आपके फ्रांस, डच, इंग्लैंड और पुर्तगाल, ये कई देश हैं जो इंडिया के साथ व्यापार कर रहे हैं। अब यहां मान लिया कि 4 देश के लोग व्यापार कर रहे हैं या 4 कंपनियां भारत के साथ ही व्यापार कर रही हैं जो अलग अलग देश की हैं। तो इससे प्रभाव क्या पड़ेगा इंग्लैंड के ऊपर, ये समझना। मान लिया कि इन्हें भारत से किसी किसान से कॉटन खरीदना है। ठीक, तो इंग्लैंड वाले कहेंगे हमें 110 में लेंगे। ठीक, इसके अलावा पुर्तगाली कहेंगे हम 120 में लेंगे, डच कहेंगे 130 में लेंगे, डेनिश कहेंगे हम 140 में लेंगे। तो यहाँ क्या होगा, सामान खरीदने में कंपटीशन हुआ तो सामान महंगा मिलेगा इनको। ठीक है, ये होगा। अब यहाँ जब ये यूरोप में इस सामान को लेके जाएंगे तो बेचने में भी तो कंपटीशन होगा। हो सकता है पुर्तगाली उसे 150 रुपए का बेच रहे हैं, इंग्लैंड उसे 160 का बेच रहा है, डच उसे 170 का बेच रहा है। तो यहाँ भी बेचने में भी तो कंपटीशन होगा। तो खरीदने में भी कंपटीशन है, बेचने में भी कंपटीशन है। इंग्लैंड ये चाहेगा कि क्या करें, करें ये आपके, अगर ये जितने भी विदेशी कंपनियां ये भारत में व्यापार कर रही हैं अगर इनको हम भारत जाने से रोक दें तो एक काम हो जाएगा, भारत में हम अकेले काम करेंगे। और भारत में जब इंग्लैंड अकेला काम करेगा तो यहाँ से सामान खरीदने वाली एक कंपनी होगी, तो किसान के पास क्या हो गया, विकल्प खत्म हो गए। तो यहाँ से सामान सस्ते में मिल जाएगा। और जब यही सामान ये इंग्लैंड यूरोप में लेके आएगा तो यूरोप में बेचने वाली एक कंपनी होगी सिर्फ इंग्लैंड की। ठीक, तो यूरोप में यहाँ बी मोनोपोली बन जाएगी। तो अगर ये सारी विदेशी कंपनियां भारत से बाहर कर दी जाएं तो इससे फायदा क्या होगा इंग्लैंड को, इससे फायदा आपके ये होगा कि भारत में सामान खरीदते टाइम इंग्लैंड की कंपनी अकेली होगी और यूरोप में सामान बेचते टाइम इंग्लैंड की कंपनी अकेली होगी। तो मोनोपोली क्रिएट हो गई। ठीक, तो ये खरीदेंगे कम कीमत पर और बेचेंगे ज्यादा कीमत पर। तो इसके लिए आपके ये लोग करेंगे क्या, इसके लिए करेंगे ये लोग ये कि इंडिया में जितनी भी अन्य यूरोपियन कंपनी काम कर रही थी ये उनको इंडिया से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे कोशिश करेंगे इंडिया से बाहर निकालने की, कुछ को युद्ध के द्वारा निकालेंगे, कुछ को कूटनीति के द्वारा निकालेंगे, कुछ को आपके खरीद लेंगे। जैसे कि आपके 1759 में एक बेदारा का आपके युद्ध हुआ और ये युद्ध हुआ आपके ब्रिटेन और डच के बीच में। और इस युद्ध में आपके किया क्या, इन्होंने डचों को हरा दिया और डचों को इंडिया से बाहर भगा दिया। ठीक, 1760 में आपके एक युद्ध हुआ वांडीवास का युद्ध, ठीक, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। इन्होंने आपके फ्रांसीसियों की शक्ति को सीमित कर दिया भारत में, फ्रांसीसी सिर्फ 4 जगह ही रह गए भारत में, ये भारत में अब अपना विस्तार ही नहीं कर सकते थे, इनको सीमित किया। ठीक, पुर्तगाल और इंग्लैंड के बीच आपके
वैवाहिक संबंध थे, तो इनके बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ। डेनमार्क की सारी कंपनियां इंग्लैंड इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने खरीद रखी थी, ठीक है। तो ये आपके सिनेरियो यहाँ हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अब हम देखें दूसरा इन्होंने क्या किया। दूसरा इन्होंने आपके ये किया, ठीक, कि जब ये सामान यहाँ से खरीद रहे हैं, जब ये सामान यहाँ से खरीद रहे हैं, तो कोई भी सामान मान लिया इन्होंने खरीदा, जैसे कि कोई सामान इन्होंने आपके लिया कहाँ से, आए कहाँ, बॉम्बे। इस सामान को आपके कहाँ लेके आए, बंगाल से बॉम्बे। अब बंगाल से जब ये बॉम्बे की तरफ आपके आएंगे तो इससे होगा क्या। मान लिया कि ये जो कॉटन है इन्होंने 100 रुपए की कीमत की खरीदी। कितने की कीमत की खरीदी, 100 रुपए की कीमत की, ठीक है। बंगाल से कॉटन अगर बंबई आ रही है तो इस पे लगेगा ऑक्ट्रा। ऑक्ट्रा क्या होता है, अंतरराज्यीय कर। एक राज्य से जब दूसरे राज्य में वस्तु जाती है तो उस पे लगने वाले टैक्स को कहते हैं ऑक्ट्रा, ठीक। 100 रुपए की ये आई और 5 रुपए आपके इस पे लग गया क्या, ऑक्ट्रा। तो इन लोगों को सामान कितने का पड़ा, 105 रुपए का, ठीक। अब यहाँ आपके ईस्ट इंडिया कंपनी क्या चाहेगी कि यहाँ हम 100 रुपए का सामान खरीद रहे हैं और 5 रुपए की हम ऑक्ट्रा दे रहे हैं, ठीक है। ऑक्ट्रा फ्रांस भी दे रहा है, डच भी दे रहा है, इंग्लैंड भी दे रहा है और पुर्तगाल भी दे रहा है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी चाहेगी इंग्लैंड की, अगर ये 5 रुपए की बचत हो जाए तो ये भी तो हम बचा लेंगे। ये 5 रुपए की बचत हो जाए तो यहाँ हम अपनी सामान की कॉस्ट को क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ कंपटीशन है 4 कंपनियों का ऑलरेडी। तो इसके लिए आपके ये करेंगे क्या, इंडिया के अंदर, ठीक। 1717 में मुगल सम्राट थे आपके फर्रुखसियर। 1717 में मुगल सम्राट आपके फर्रुखसियर थे और फर्रुखसियर की वाइफ की हुई तबीयत खराब, ठीक। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने एक डॉक्टर को भेजते हैं और वो डॉक्टर फर्रुखसियर की वाइफ को सही कर देता है। तो अब आपके होता क्या है, फर्रुखसियर इस बात से खुश होते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी से आपके कहते हैं कि आपको क्या चाहिए आप मांगो। तो अब आपके ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है फर्रुखसियर से कि महाराज आप एक काम कर दो कि ये जो 5 रुपए की ऑक्ट्रा आपकी लग रही है जो राज्य में आपके में, आप तो इसी को माफ कर दो, बस यही हमारी फीस हो गई, ठीक है। अब फर्रुखसियर के लिए तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन कंपनी के लिए 5 रुपए बहुत बड़ी बात थी। तो अब फर्रुखसियर 1717 में एक शाही फरमान इशू करते हैं। शाही फरमान मतलब ऑर्डर ऑफ फर्रुखसियर, इसी को बोलते हैं गोल्डन फरमान। गोल्डन फरमान का मतलब आपके था क्या, कुछ नहीं गोल्डन फरमान, ये तो आपके फर्रुखसियर का एक ऑर्डर था, एक आदेश था, एक लिखित आदेश दिया उन्होंने कि मुगल, डच, पुर्तगाल ये सब लोग सामान खरीद रहे थे। तो इंग्लैंड को तो ये सामान पड़ेगा कितने रुपए का, 100 रुपए का, क्योंकि इन्हें ऑक्ट्रा नहीं देनी, और बाकी सबको पड़ेगा कितने का, 105 का। तो इन्होंने यहां भी कीमत बना ली। तो दूसरा आपके इन्होंने क्या किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि इंडिया के अंदर इधर से उधर ले जाने पर जो चुंगी लगती थी उसको भी बचा लिया, यहां भी कॉस्ट कटिंग हुई। विदेशी कंपनियों को बाहर करेंगे, ठीक। तो इससे क्या हुआ, अब इंडिया के अंदर जो विदेशी कंपनियां थी वो सामान नहीं खरीद सकती, मोनोपोली बना ली, तो खरीदने में ये कम कीमत देंगी, और उसको जब यूरोप ले जाएंगी तो वहां भी मोनोपोली नहीं है, क्योंकि जो सामान ईस्ट इंडिया कंपनी यूरोप लेके जा रही है वो दूसरी ले ही नहीं जा रही, यहाँ भी मोनोपोली क्रिएट हो गई, तो बेचेंगे उसे महंगे में। तो क्या हुआ, कंपनी का फायदा होना शुरू हुआ धीरे धीरे। इन्होंने कॉस्ट कटिंग कर ली, इन्होंने व्यवस्था का निर्माण इस प्रकार का कर लिया कि खरीदने की कीमत हो गई कम और बेचने की कीमत हो गई ज्यादा, यही तो प्रॉफिट होता है, ये इन्होंने किया। अब कंपनी आगे क्या करेगी, कंपनी आगे ये करेगी कि कीमत से मजा नहीं आ रहा, क्यों ना भारत में हम राजनीतिक सत्ता का विस्तार करें, हम राजाओं के शासन को जीतें, और राजाओं का शासन हमने जीत लिया तो अब हम ही राजा बन गए, और जब हम राजा बन गए या हमारे आधार पर कोई दूसरा राजा बनेगा तो हम क्या करेंगे, अपने फेवर में नीतियां बनवा लेंगे। जैसे कि चाय की खेती सिर्फ कंपनी कर सकती है, ये पॉलिसी बना दें हम, ठीक, कोई दूसरा कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। या कोई मिल सिर्फ कंपनी लगा सकती है, ठीक। तो यहां आपके कंपनी अब इंडिया में पॉलिटिकल कंट्रोल, पॉलिटिकल कंट्रोल मतलब दूसरे राज्यों को जीतना अब शुरू करेगी। मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद में जब छोटे छोटे आपके नए स्वतंत्र राज्य आएंगे तो यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी अब आपके क्या करेगी, उन छोटे छोटे राज्यों को जीतेगी, ठीक। और यहाँ से इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया भारत के अंदर, जिसमें 1757 में प्लासी का युद्ध, 1764 में आपके सहायक संधि, ट्रीटी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। तो ये आपके ब्रिटिश साम्राज्य की जो नीतियां आएंगी ये भारत में अपने शासन का विस्तार करेंगी। अब शासन के विस्तार में क्या होगा, कुछ राज्य तो इनके प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहेंगे और कुछ राज्य ऐसे होंगे उन पे ये कब्जा नहीं करेंगे, ठीक। बस वो राज्य इनके संरक्षण में रहेंगे। संरक्षण में मतलब इनको कुछ टैक्स या कुछ फीस हमेशा देंगे जिससे कि अंग्रेज इनसे युद्ध ना करें। यहां से भी पैसा कमाया इन्होंने, और यहां आपके इंडिया से रिसोर्स कलेक्शन के राइट भी ये धीरे धीरे इकट्ठे करते गए। रिसोर्स कलेक्शन मतलब इंडिया से रेवेन्यू मिलना शुरू हुआ इनको। रेवेन्यू मतलब एग्रीकल्चर टैक्स। इसकी शुरुआत होती है 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद की संधि के द्वारा आपके ईस्ट इंडिया कंपनी को, इलाहाबाद की संधि साइन हुई थी लॉर्ड क्लाइव और शाह आलम II के बीच में। इस संधि के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को आपके क्या मिला, बंगाल बिहार और उड़ीसा में, आपके बंगाल बिहार और उड़ीसा में रेवेन्यू कलेक्शन के आपके राइट मिले। क्या मिले, बंगाल बिहार और उड़ीसा में रेवेन्यू कलेक्शन के राइट मिल गए, यानी राजस्व एकत्रण का अधिकार, ठीक है। इसके बाद में आप आगे देखोगे कि जैसे जैसे आपकी कंपनी अपने साम्राज्य का विस्तार करेगी तो ये राजस्व एकत्रण की नई नई पद्धतियां आपके लेके आएंगे, ठीक है। राजस्व एकत्रण या रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, ठीक है। रेवेन्यू कलेक्शन के लिए क्या लेके आएंगे, नई नई पद्धतियां, जैसे कलेक्शन के लिए, ठीक है। रेवेन्यू कलेक्शन के लिए क्या लेके आएंगे, नई नई पद्धतियां, जैसे परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी, ठीक है। ये सब क्या थी, ये कंपनी की पद्धतियां थी, कंपनी की मेथड्स थी, जिन मेथड्स के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी रेवेन्यू का आपके क्या करती थी, कलेक्शन करती थी आपके भारत से। अब यहाँ क्या हुआ, जब इन्होंने इंडिया के राजाओं को जीता तो उन राजाओं ने के द्वारा
नीतियां अपने फेवर में बनवाई, और वहीं इंडिया से जब इन्हें रेवेन्यू कलेक्शन मिला तो अब इन्होंने ब्रिटेन से पैसा लाना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि भारत से ही मिल रहा है अब तो पैसा। जब भारत से ही रेवेन्यू कलेक्शन आ रहा है तो ब्रिटेन से पैसा लाना बंद कर दिया, और व्यवस्था यहाँ इस प्रकार की बन गई कि अब इंग्लैंड से कोई गोल्ड भारत नहीं आता था, अब तो भारत से गोल्ड इंग्लैंड जाता था। ये कंपनी करना चाहती थी और ये इंग्लैंड जाता था। ये कंपनी करना चाहती थी और ये कंपनी ने आपके यहाँ तक कर दिया, यही कर दिया। अब हम आपके आगे देखें कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये सब आपके कर तो दिया, इस सब को करने का आपके इनके ऊपर आपके प्रभाव क्या पड़ा। अब हम देखेंगे कि ये जो कमर्शियलिज्म यानी कि ये जो वाणिज्यवाद का ये जो आपके फेज था, वाणिज्यवाद के फेज का इंडिया के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो अब इंडिया के ऊपर प्रभाव की अगर हम आपकी बात करें तो हम यहां देखेंगे सबसे पहले वाणिज्यवाद या कमर्शियलिज्म। ठीक, फेज आपके कब से कब तक चलाता है? 1757 से 1813 बताया। उसमें आप डाउट बताओ, उसमें अगर कोई डाउट है हम कमेंट बॉक्स चालू कर रहे हैं। ठीक, फर्रुखसियर मुगल साम्राज्य का राजा था, दिल्ली में बैठता था, जैसे बैठते थे ना आप अकबर। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार। जब किसी चीज को बेचने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति या एक ही कंपनी हो तो इसे कहते हैं मोनोपोली। वांडीवास वार नॉन एज कर्नाटका वार। कर्नाटका वार बेसिकली आपके इंग्लैंड एंड फ्रांसीसियों के बीच हुई थी। कर्नाटका वार तो आपके 3 हुई थी जो एंग्लो फ्रेंच वार थी, उनमें से आपके सिर्फ एक वार को हम वांडीवास वार बोलते हैं जो 1760 में वांडीवास में हुई थी। ब्रिटिश फर्स्ट टाइम आपके जो आए थे वो आपके आए थे कब? 1608 जहांगीर के दरबार में। जहांगीर के दरबार में एक देश से दूसरे देश के बीच लगने वाला टैक्स होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ड्यूटी, ठीक है। कमर्शियलिज्म यानी कि ये जो वाणिज्यवाद है, इस वाणिज्यवाद का आपके किसके ऊपर प्रभाव? वाणिज्यवाद का इकोनॉमी पे प्रभाव, और इकोनॉमी में भी एग्रीकल्चर पे प्रभाव, कृषि पे प्रभाव देखें। ठीक है, हमने आपको बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एग्रीकल्चर टैक्स वसूलने का राइट मिल गया था 1765 में, और उसके बाद जैसे जैसे ये अन्य रजवाड़ों को या राज्यों को जीतते जाएंगे तो इन्हें हर राज्य में आपके ये राइट धीरे धीरे मिलता जाएगा। ये कहानी यहाँ तक हुई। ठीक, तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी को या ब्रिटेन को या इंग्लैंड को, कुछ भी कह लो इनमें से, इनको जब आपके किसका राइट मिलेगा? रेवेन्यू कलेक्शन का राइट मिलेगा, तो इनका उद्देश्य क्या होगा? भारत से ज्यादा मात्रा में रेवेन्यू को कलेक्ट करना। इनका उद्देश्य क्या होगा? इंडिया से ज्यादा मात्रा में रेवेन्यू को कलेक्ट करना, ये आपके इनका उद्देश्य हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट ना एग्रीकल्चर से, अर्थात इनका उद्देश्य क्या है? ज्यादा एग्रीकल्चर टैक्स मिल जाए। तो अगर ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर टैक्स चाहिए तो दो ही इसके तरीके हो सकते हैं। दो तरीके क्या? या तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ जाए, मतलब किसानों का प्रोडक्शन बढ़ जाए, तो किसान ज्यादा टैक्स दे सकता है। ज्यादा टैक्स मतलब टैक्स की अमाउंट बढ़ जाएगी ना, प्रोडक्शन बढ़ गया। मान लिया कि 1/4 टैक्स ले रहे हैं, 25% उपज का टैक्स ले रहे हैं, तो किसान अगर 100 क्विंटल उपजा रहा है तो 25 क्विंटल इनको देगा। और अगर किसान की उपज बढ़ जाए, प्रोडक्शन बढ़ जाए किसान का, 200 क्विंटल हो जाए तो इनको 50 क्विंटल मिलने लगेगा। या एग्रीकल्चर पर लगने वाला टैक्स बढ़ा दें, दोनों में से ये कोई भी काम कर लें, इनका एग्रीकल्चर रेवेन्यू बढ़ जाएगा। अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो इसके लिए जरूरत क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने नहीं आई थी। ठीक, इनका तो सिर्फ उद्देश्य ये था कि अधिक से अधिक इनको क्या? रेवेन्यू कैसे। अब दूसरा तरीका ये है कि एग्रीकल्चर पे लगने वाला टैक्स रेट बढ़ा दें, एग्रीकल्चर पे लगने वाला टैक्स रेट बढ़ा दें। ठीक, ये इन्होंने कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स रेट को बढ़ाने पर फोकस करेगी। अब टैक्स, पहले किसान 25% टैक्स दे रहे थे, अब किसान 50% टैक्स दे रहे हैं, तो इससे किसानों का शोषण बढ़ेगा। किसानों का शोषण बढ़ेगा। किसानों का शोषण कैसे बढ़ेगा? पहले उनके पास किसान 25% दे रहे हैं तो किसान पे 75% बच रहा है। अब किसान को 50% देना पड़ेगा तो किसान पे 50% ही बचा, तो किसान कैसे अपना खर्च चलाएगा? कैसे परिवार का खर्च चलाएगा? कैसे भविष्य के लिए अपनी चीजों को तैयार करेगा? तो किसान के पास जब बचत कम होगी तो किसानों का गुस्सा बढ़ेगा, तो किसानों का गुस्सा बढ़ेगा। और यही कारण होगा कि आपकी समय समय पर ब्रिटिश टाइम में भारत के अंदर किसान विद्रोह होंगे। आपने देखा ना मॉडर्न हिस्ट्री में किसान विद्रोह हुए, तो हर किसान विद्रोह का कारण कहीं ना कहीं यही है, किसानों का शोषण होना। जब तक